वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्मेंटेशन में स्टेरिलाइजेशन मेथड्स, एरेशन प्रोसेस और स्टरिंग के बारे में। तो सबसे पहले स्टेरिलाइजेशन देखते हैं। तो अगर फर्मेंटेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट करना है तो एसेप्टिक कंडीशन यानी कि जो भी प्रोसेस है उसमें किसी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ना हो और वो टोटली जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम फर्मेंटेशन कॉज कर रहे हैं बस वही फर्मेंटेशन प्रोसेस कैरिड आउट करें। अगर ये चीज़ ऐसा नहीं होता है यानी कि अदर माइक्रोबियल ग्रोथ्स हैं या डर्ट्स हैं, कोई भी अदर पार्टिकल भी है, तो वो क्या करेगा कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा फर्मेंटेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट कंटामिनेटेड प्रोडक्ट होगा। तो अगर कंटामिनेंट प्रेजेंट होता है तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में या तो फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा या जो भी मीडियम है वो जो है जो बेसिक मेन ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू फर्मेंटेशन कैरिड आउट कर रहा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और जो अदर कंटामिनेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। जो कंटामिनेटेड प्रोडक्ट है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा या तो फिर कंटामिनेटेड प्रोडक्ट जो है वो इंटरफेयर करेगा जिससे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसके साथ और उसकी रिकवरी जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी, यानी जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो बिल्कुल प्योर नहीं मिलेगा। और अगर जो एयर पास होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम पे वो भी अगर प्रॉपर स्टेरलाइज नहीं होगा तो वो जो प्रोडक्ट है उसको जो है वो स्पॉइल कर सकता है। तो इस तरह से अगर कंटामिनेंट्स प्रेजेंट है तो वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जो स्टेरिलाइजेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती है फर्मेंटर, यानी कि फर्मेंटर को भी स्टेरिलाइज करना पड़ता है और साथ में जो एसेसरीज अटैच होती है उसको भी जो कल्चर मीडिया है वो भी स्टेरिलाइज मीडिया यूज़ करना चाहिए। और जो एयर पास होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के टाइम पे, क्योंकि मैक्सिमम फर्मेंटेशन जो है वो एराबिक होती है तो वो एयर भी जो है वो स्टेरिलाइज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्मेंटर को कैसे स्टेरिलाइज करते हैं। फर्मेंटर को स्टेरिलाइज करने के लिए दो मेथड है, इन सेटू स्टेरिलाइजेशन या फिर कंटिन्यूस हीट स्टेरिलाइजेशन। इन सिटू स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि बायोरिएक्टर को सबसे पहले जो भी मीडियम चाहिए होती है, यानी कि जिस फर्मेंटेशन के लिए प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए जो मीडियम की ज़रूरत होती है उसके साथ फिल कर देते हैं और उसके बाद प्रेशराइज स्टीम को पास करते हैं उसके चारों तरफ जैकेट, यानी कि जो हमारा फर्मेंटर ऐसे होता है उसमें साइड में ऐसे जैकेट्स बने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे कि स्टीम स्टेरिलाइज्ड स्टीम जिसका प्रेशर बहुत हाई होगा वो पास करते हैं जैकेट या कॉइल के थ्रू जो कि रिएक्शन वेसल के चारों तरफ होता है। तो सारा सिस्टम जो है वो हीट किया जाता है फिर 120 डिग्री सेल्सियस तक और उसको उस टेम्परेचर पे लगभग 20 मिनट रखते हैं। तो जितने भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं, यानी कि जो फर्मेंटर है वो पूरा स्टेरिलाइज हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस का डिसएडवांटेज भी है क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, यानी कि इसमें एनर्जी जो है वो काफ़ी कंज्यूम होती है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हमें हीट करना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस अचीव हो होल सिस्टम के लिए। तो प्रोलॉन्ग हीटिंग की वजह से जो भी मीडियम के अंदर विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट होते हैं, साथ ही बहुत सारे जो मीडिया के कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रेसिपिटेट होने लगते हैं इतने टाइम तक हीट करने की वजह से। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी ही एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है। कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन, इसमें क्या किया जाता है कि एम्प्टी बायोरिएक्टर लेते हैं, यानी कि फर्मेंटर लेते हैं, उसको स्टेरिलाइज कर लिया जाता है प्रेशराइज स्टीम इंजेक्ट करके, यानी कि उसके जो जैकेट्स हैं उसके थ्रू प्रेशराइज स्टीम पास किया जाता है तो वो उसके थ्रू स्टेरिलाइज कर लेते हैं। साथ ही मीडियम जो है जो भी यूज़ कर किया जाने वाला है उसको 140 डिग्री सेल्सियस पर शॉर्ट पीरियड के लिए हीट किया जाता है प्रेशराइज स्टीम से। ये चीज़ ऐसे भी किया जा सकता है या फिर हीट एक्सचेंजर के थ्रू भी हीट पास करके मीडियम को स्टेरिलाइज किया जा सकता है। तो मीडियम को हाई टेम्परेचर पर शॉर्ट पीरियड के लिए रखा जाता है, इसलिए इसके मीडियम के जो कंपोनेंट है वो प्रेसिपिटेट नहीं होते और ये इन सिटू स्टेरिलाइजेशन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है।
अब हमने देख लिया कि फर्मेंटर को कैसे स्टेरिलाइज करते हैं। अब जो कल्चर मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसका स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है। तो कंस्टिट्यूएंट होते हैं कल्चर मीडिया के, जो वाटर प्रेजेंट होता है या जो कंटेनर्स हैं वो सारे कंटामिनेशन कॉज कर सकते हैं वेजिटेटिव सेल्स या स्पोर्स के थ्रू। तो इसीलिए कल्चर मीडिया को स्टेरिलाइज किया जा सकता है हीट स्टेरिलाइजेशन से, फिजिकल मेथड से, बैच स्टेरिलाइजेशन से या फिर कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन से। सबसे पहले हम हीट स्टेरिलाइजेशन देखते हैं। तो ये सबसे वाइडली यूज टेक्निक है। इसमें जो क्वालिटी और क्वांटिटी होती है कंटामिनेशन की, या फिर जो मीडिया का कॉम्पोजिशन होता है, या फिर उसका पीएच होता है, या जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ होता है, ये सारे फैक्टर्स जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि हीट स्टेरिलाइजेशन कितना सक्सेसफुल है। जैसे कि वेजिटेटिव सेल्स जो है वो लो टेम्परेचर पे शॉर्ट पीरियड में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी कि लगभग कहेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे 5 to 10 मिनट्स रखने पे वेजिटेटिव सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन अगर स्पोर्स हैं तो उनको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और रिलेटिवली लॉन्गर टाइम तक उनको हीट करना पड़ता है, जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 20 मिनट्स तक। तो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो मीडिया का कंपोनेंट है वो कैसा है, उसमें किस तरह के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, वेजिटेटिव सेल्स को या फिर स्पोर्स को, तो वो डिटरमाइन करेगा कि हमें कौन सा टेम्परेचर यूज़ करना है। कुछ और भी कंस्टिट्यूएंट हैं जैसे विटामिन, ब्लड कंपोनेंट, एंटीबायोटिक, ये सारे जो है वो हीट लेबाइल होते हैं। इसीलिए अगर उनको हीट स्टेरिलाइजेशन से स्टेरिलाइज किया जाए तो वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसीलिए इन केसेस में अगर हमें फर्मेंटेशन कैरिड आउट कर रहे हैं और हमें विटामिन, ब्लड कंपोनेंट, एंटीबायोटिक वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम हीट स्टेरिलाइजेशन की मेथड के थ्रू मीडियम को स्टेरिलाइज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड जो मेथड है वो है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फिल्ट्रेशन, सेंट्रिफिकेशन, एब्जॉर्प्शन जो है वो आता है। सबसे ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन मेथड पॉपुलर है, लेकिन कभी कभी फिल्ट्रेशन मेथड को फिल्ट्रेशन और हीट स्टेरिलाइजेशन दोनों को कंबाइन करके अप्लाई किया जाता है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो जो भी वाटर यूज़ किया जा रहा है मीडिया को, पहले उसको फिल्टर कर लेते हैं और उसके बाद कंसनट्रेटेड न्यूट्रिएंट मीडिया जो है उसको हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू स्टेराइल कर लेते हैं और फिर वो उसमें जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से दोनों मेथड का यूज़ करके मीडियम को स्टेरिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है बैच स्टेरिलाइजेशन। तो इसमें जो है छोटे छोटे बैच बना लिए जाते हैं मीडियम के और फिर उसको 121 डिग्री सेल्सियस पे स्टेरिलाइज किया जाता है। इसमें या तो डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं या इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि स्टीम को मीडिया में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और इनडायरेक्ट में है कि जैसे मीडियम है उसके अंदर कॉइल्स होते हैं, उन कॉइल्स के थ्रू पास किया जाता है, यानी मीडियम में डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं किया जाता है। बैच स्टेरिलाइजेशन का डिसएडवांटेज है कि ये कल्चर मीडिया में डैमेज कॉज कर सकता है, यानी कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें अल्टरेशन कॉज कर सकता है या पीएच चेंज कर सकता है, या फिर मीडिया जो यूज़ कर रहे हैं उसमें डिसकलरेशन यानी उसका कलर चेंज कर सकता है। साथ ही ये हाई एनर्जी कंजप्शन होता है क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि बैच में होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, और जो रिएक्टर्स होते हैं उनको 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गेन करने में लगभग आपको 20 to 60 मिनट्स लगते हैं। और इस तरह से चूँकि ये बैच में हो रहा है तो काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है और इसीलिए काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है बैच स्टेरिलाइजेशन मेथड। नेक्स्ट है कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन। इसमें जो है 140 डिग्री सेल्सियस पे मीडियम को रखा जाता है बहुत ही शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, लगभग 30 to 120 सेकेंड्स के लिए। इसमें डायरेक्टली स्टीम को या तो इंजेक्ट कर दिया जाता है या फिर हीट एक्सचेंजर यानी कि कॉइल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं वेसल में, फिर उसमें मीडियम को प्लेस करते हैं और फिर कॉइल के थ्रू पास कराते हैं स्टीम को, जिससे कि मीडियम जो है वो स्टेरिलाइज हो जाता है। इसमें जो है 3 टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज़ किए जा सकते हैं। पहला हीट एक्सचेंजर जो है वो उसका टेम्परेचर 90 to 120 डिग्री सेल्सियस 20 to 30 सेकेंड्स के लिए मेंटेन किया जाता है। सेकेंड हीट एक्सचेंजर जो है वो फर्दर टेम्परेचर को 140 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाता है और ये टेम्परेचर जो है वो 30 से 120 सेकेंड्स के लिए होता है। और थर्ड हीट एक्सचेंजर जो है वो टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन लेके आता है, 20 to 30 मिनट्स में टेम्परेचर को बिल्कुल कूल कर देता है। तो इसीलिए जो एक्चुअल टाइम स्टेरिलाइजेशन के लिए चाहिए वो डिपेंड करता है कि जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ क्या है, या अगर बिगर साइज़ है तो उनको ज़्यादा टाइम
टाइम चाहिए, स्मॉलर साइज़ है तो उनको कम टाइम चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से कंटेनर स्टेरिलाइजेशन के थ्रू मीडियम को स्टेरिलाइज किया जाता है। इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि इसमें सिर्फ 80 to 90% ऑफ एनर्जी कंज्यूम होता है। तो अदर प्रोसेस के कंपैरेटिव इसमें जो है ये टाइम कम लगता है और साथ ही ये कॉस्ट एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें मीडियम जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो इसकी वजह से डिफरेंस हो सकता है। और स्टार्च कंटेनिंग कल्चर मीडिया जो है वो विस्कस हो जाता है कंटेनर स्टेरिलाइजेशन में, इसीलिए अगर जो स्टार्च कंटेनिंग कल्चर मीडिया है उसको कंटेनर स्टेरिलाइजेशन मेथड से स्टेरिलाइज नहीं किया जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली फर्मेंटर और उससे जुड़े एसेसरीज़ और मीडियम कैसे स्टेरिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं जो एयर पास होता है, क्योंकि एरेबिक फर्मेंटेशन होता है तो उसमें जो एयर पास होता है वो भी स्टेरिलाइज होना चाहिए। तो जो भी इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन है उसमें बहुत ही विगरस और कंटिन्यूस एरेशन मेंटेन की जाती है ताकि प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलता रहे और जो भी प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है फर्मेंटेशन वो तेज़ी से होता रहे। तो अगर इफेक्टिव फर्मेंटेशन चाहिए तो जो हम एयर यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली स्टेराइल होना चाहिए, यानी किसी तरह अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट होने चाहिए, ना ही उसमें किसी तरह का सस्पेंडेड पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो भी एयर हम यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन में, सबसे पहले उसको फिल्ट्रेशन, हीट या यूवी रेडिएशन या फिर गैस क्रम्बिंग के थ्रू स्टेरिलाइज किया जा सकता है। और इन सारे मेथड्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है हीट और फिल्ट्रेशन, जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं मूव कर सकते और हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि उस टेम्परेचर पे विथस्टैंड नहीं कर सकते वो किल हो जाते हैं। हीट स्टेरिलाइजेशन क्वाइट एक्सपेंसिव होता है तो इसलिए आज के डेट में हीट स्टेरिलाइजेशन नहीं यूज़ किया जाता। फिल्ट्रेशन जो एयर का है वो किया जाता है फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में, जिससे कि उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव हो सके। तो अलग अलग फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं इस पर्पज़ के लिए। जैसे सबसे पहला हो गया डेप्थ फ़िल्टर। जब एयर को पास किया जाता है ग्लास वूल से जिसमें कि डेप्थ फ़िल्टर प्रेजेंट होता है, जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो ग्लास वूल में ट्रैप हो जाते हैं और रिमूव हो जाते हैं। ये टेक्निक जो है वो उसमें जो है ब्लॉकिंग होती है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या डिफ्यूज़न या फिर इनर्शिया की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। इनर्शिया बेसिकली है कि वो अपना जो स्टेट होता है वो मेंटेन करने की कोशिश, ब्लॉकिंग यानी कि रास्ता ही ब्लॉक हो जाएगा तो वो पास नहीं कर सकता। ग्रेविटी नीचे की तरफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स खींचे जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो है आगे मूव नहीं करते। डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो भी एयर है वो दूसरे साइड में मूव करने की कोशिश करेगा जहाँ पे एयर नहीं होगा। ग्लास वूल फिल्टर्स जो है वो उसको स्टीम स्टेरिलाइज कर लिया जाता है ताकि उसको बार बार यूज़ किया जा सके। लेकिन ये जब स्टीम स्टेरिलाइजेशन के थ्रू स्टेरिलाइज किया जाता है तो चांसेस होते हैं कि ये श्रिंक कर जाएगा या सॉलिडिफाई हो जाएगा। इसीलिए ग्लास फाइबर फिल्टर कार्टिलेज जो है वो आज के डेट में यूज़ किया जाता है, यानी कि ऊल को ग्लास से रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट फिल्टर जो यूज़ किया जाता है वो है मेम्ब्रेन कार्टेज फिल्टर। ये रिमूवेबल प्लीटेड मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं जो सेलुलोज, ईस्टर्न नायलॉन या पॉलीसल्फोन के बने होते हैं। इनका साइज़ जो है वो स्मॉलर होता है, इसीलिए इनको यूज़ करना काफ़ी इजी होता है और रिप्लेस करना भी काफ़ी कन्वीनियंट होता है। एयर स्टेरिलाइजेशन के लेकिन कुछ लिमिटेड है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं उनको किसी भी फिल्टर पेपर को यूज़ करके फ़िल्टर नहीं किया जा सकता है। तो ये था अबाउट आपका कि कैसे हम एयर को स्टेरिलाइज करेंगे। अब हम बात करेंगे कि एयर किस किस प्रोसेस के थ्रू या किस किस मेथड्स के थ्रू जो है वो फर्मेंटर में पास कराया जाता है और साथ ही इस स्टरिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, ठीक है। तो एरेशन जो है वो फर्मेंटेशन मीडियम का रिक्वायर्ड होता है जिससे कि उसको कंटिन्यूस जो है वो ऑक्सीजन मिलता रहे ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस इजीली कैरिड आउट करते रहे और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो बायोरिएक्टर से रिमूव होता रहे। तो एरेशन सिस्टम को बहुत अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि ये गैसेस के एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो सके।
ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली जो भी बायोरिएक्टर होता है उसके बॉटम साइड से इंट्रोड्यूस किया जाता है स्पार्जर यूज़ करके। स्पार्जर वो डिवाइस है जिसके थ्रू एयर ईजिली पास कर सकता है कल्चर मीडियम में। तो जो एयर है वो जब पास किए जाते हैं स्पार्जर के थ्रू तो वो बबल्स के फॉर्म में मीडियम में एंटर करते हैं और फिर सरफेस पे आ जाते हैं। जब भी बायोरिएक्टर को फिल किया जाता है तो लगभग जो भी बायोरिएक्टर है उसका 20% वॉल्यूम जो है वो अपर साइड में एम्प्टी होता है, यानी कि खाली होता है, मीडियम को वहाँ तक नहीं पूरा कम्प्लीटली फिल नहीं किया जाता है। तो जहाँ पे वो खाली होता है उस अपर पार्ट को हेड स्पेस बोलते हैं। तो बायोरिएक्टर जो है लगभग 80% वर्किंग वॉल्यूम होता है और 20% खाली होता है। तो जो भी गैसेस रिलीज होते हैं फर्मेंटेशन में वो उस हेड स्पेस में जाके रिलीज़ होते हैं और फिर वहाँ से एक एयर आउटलेट होता है तो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो जब ऑक्सीजन जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होता है तो एज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि ऊपर हेड स्पेस में जाएगा और फिर वहाँ से वो बाहर एयर आउटलेट से निकल जाता है। तो जो गैसेस रिलीज़ होते हैं फर्मेंटेशन के टाइम पे इस तरह से वो फर्मेंटेंट के अंदर से रिमूव किए जा सकते हैं। अब एरेशन के लिए जो है वो दो तरह के सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं दो प्रोसेस यूज़ करते हैं। एक है एयर लिफ्ट सिस्टम और दूसरा है स्टर्ड सिस्टम ऑफ एरेशन। इसमें जो है एरेशन में जो एयर एंट्री कराई जाती है वो बॉटम से कराई जाती है और इसमें जो एयर बबल्स यानी कि जो एयर जाता है तो वो जब बबल्स फॉर्म करता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और इसमें जो एरेशन कैपेसिटी होती है फर्मेंटर की वो ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो मीडियम में ज़्यादा डिज़ोल्व करता है। जो एरेशन कैपेसिटी होती है एयर सिस्टम की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि किस रेट से एयर को अंदर एंट्री कराई जा रही है, मतलब रेट ऑफ एयर फ्लो क्या है और इंटरनल प्रेशर क्या है। ठीक है। स्टर्ड सिस्टम में जो एरेशन कैपेसिटी होती है मीडियम की वो स्टरिंग से इन्हांस कर दी जाती है, यानी स्टरिंग कॉज करने के लिए बेसिकली इम्पेलर्स यूज़ किए जाते हैं और इम्पेलर्स जो है वो आपको मोटर से अटैच होते हैं, यानी कि ये फर्मेंटर हुआ। ठीक है। यहाँ से एरेशन प्रोसेस है, यहाँ पे स्पार्जर लगा हुआ है तो इसके ऊपर ऐसे स्टरर होता है, ऐसे इम्पेलर्स अटैच होते हैं, ये रोटेट करते हैं तो ऑक्सीजन उसी हिसाब से जो है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है मीडियम में कम्प्लीटली और इसमें काफ़ी प्रॉपर मिक्सिंग होती है, इसीलिए फर्मेंटेशन यील्ड जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पे जो एरेशन कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि स्टरिंग की स्पीड कितनी है, जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितना है और साथ ही इंटरनल प्रेशर क्या है। जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन की मिक्सिंग ज़्यादा अच्छी होती है कंपेरेटिव टू एयर लिफ्ट फर्मेंटर, इसीलिए ये बेटर सूटेड है एरेशन फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस करने के लिए और ये यूज़ किया जाता है ताकि फर्मेंटेशन की यील्ड जो है वो इंक्रीज़ की जा सके प्रॉपर ऑक्सीजन की मिक्सिंग की वजह से। तो ये था अबाउट आपका फर्मेंटेशन में कौन से स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज़ किए जाते हैं, एरेशन प्रोसेस कैसा होता है और साथ ही स्टरिंग का क्या यूटिलाइजेशन होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।